हेलो एवरीवन, आज की कहानी है माँ का संघर्ष। 65 वर्षीय शीला जी, जो एक प्राइवेट शिक्षिका की नौकरी से निवृत्त हो चुकी हैं, आज सुबह जब सैर करके घर की ओर लौट रही थी तो मन में सोचने लगी कि रिटायरमेंट के समय मैं सोचती थी कि बंधन से मुक्ति की ओर जा रही हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आता कि इसे जीवन की स्वतंत्रता कहूँ या जीवन में ही मृत्यु का पूर्वाभ्यास। और जब जीवन साथी का साथ भी ना हो तो बड़ा खाली खाली सा लगता है। जीवन एक एक पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल करके खिसक रहा है। दरअसल शादी के बाद अपने पति के साथ पटना शहर में रहने आई शीला जी ने अपने शिक्षण कला की मदद से यहाँ एक प्राइवेट शिक्षिका की नौकरी कर रही थी। पति रामलखन एक सरकारी बैंक में अधिकारी रूप में कार्यरत थे और बेटा जितेश अभी पढ़ाई कर रहा था। शहर में उन्होंने अपना मकान खरीद लिया और अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश रहने लगी, परंतु यह खुशी शायद किस्मत को मंजूर नहीं थी। शादी के 5 वर्ष बाद ही उनके पति रामलखन जी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जैसे तैसे स्वयं को संभालते हुए बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार देने लगी। बेटा जितेश ही अब उनकी दुनिया था। उच्च शिक्षा के बाद जितेश नौकरी के लिए चेन्नई चला गया। पढ़ाई में होशियार था वो। यूनिवर्सिटी में भी उसका एकेडमिक कैरियर उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वही नौकरी भी मिल गई और वही उसने एक लड़की सुहाने से शादी रचा ली और वही का होकर रह गया। शुरू में तो उन्हें कभी कभी फोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई महीने बीत जाते थे। शीला जी के अपने बेटे से बात हुए बिना। परिणाम स्वरूप इस बड़े शहर में शीला जी एकदम अकेली हो चुकी थी। आज जब सैर करके शीला जी घर को लौटी, आसपास पसरे सन्नाटे को दूर करते हुए अचानक फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो मामा, मैं जितेश बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? इतने दिनों बाद बेटी की आवाज सुनकर उत्साहित शीला जी ने एक ही सांस में कई सारे प्रश्न कर डाले। मम्मा, हम सब ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद फोन किया। क्या इस बूढ़ी माँ की कभी याद नहीं आती? क्या बताऊँ मम्मा, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से रोज सोच रहा था कि आपको फोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। जितेश ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, यह बात तो तुमने सच ही कही बेटा। जैसे जैसे पद बढ़ता है, जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। फिर जितेश बोला, मम्मा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगी? तभी शीला जी ने कहा, कहो न बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है? वो मम्मा, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ पटना में बिल्कुल अकेली हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, जिस कारण मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। और हम लोगों का तो आपको पता ही है, हमारा कभी कभार ही पटना आना हो पाता है। इसीलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ चेन्नई चले आइए। यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगी तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चित हो पाएंगे। अपने प्रति बेटी का प्यार देखकर शीला जी को बहुत अच्छा लगा, पर पटना छोड़कर चेन्नई में बसना तो वह नहीं चाहती थी। लेकिन फिर सोचने लगी कि बेटी की बात भी तो सही है। उम्र के इस पड़ाव पर अकेले रहकर भी कैसे जीवन जिया जाए? और वैसे भी 5 वर्ष तो बीत चुके हैं मुझे नौकरी से रिटायर हुए। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा अर्थी को कंधा देने भी ना पहुंच पाए। यह सोचते हुए शीला जी ने अपने बेटे को सहमति दे दी। फिर जितेश बोला, मम्मा, अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगी तो मकान की अब कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेचने पर लगा दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर शीला जी कुछ हैरान रह गई, क्योंकि इस मकान के साथ उनके पति की मीठी यादें जुड़ी हुई थी। इस मकान की एक एक चीज को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था। परंतु बेटे की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले दिन न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने बाद जितेश पटना आ गया
और मकान के पैसों का लेन देन कर लिया। शीला जी के बैंक में जो भी एफडी बनवा कर रखी हुई थी, जितेश ने उसका भी ड्राफ्ट बनवा कर कैश करवा लिया। और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब शीला जी ने चेन्नई जाने के लिए सारी तैयारी कर ली। बेटी बहू और पोता पोती के साथ रहने के लिए वो बहुत अधिक उत्साहित थी। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। जितेश ने कहा, मम्मा आप यहीं सोफे पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए समय चाहिए। मैं चेक इन करने के बाद आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूंगा। शीला जी वहीं सोफे पर बैठ गई और उनका मन अपने अतीत में खो गया। एकाएक उनकी जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को उनके पति ने इतने शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था। शहर में आने से पहले उनके पति ने उनसे कहा था कि घर किराए पे ले लेते हैं और आराम से रहेंगे, परंतु शीला जी तैयार नहीं थी और कहने लगी कि हम किराए पर रहकर तो केवल वर्तमान ही आराम से जी पाएंगे, परंतु भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसे भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन लेकर खरीद लेते हैं, कम से कम वृद्धावस्था में कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने ये मकान बनवाया था। वो भी तो कुछ दिन तक रहे थे इस मकान में, फिर अचानक उनका एक्सीडेंट हुआ। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया, परंतु डॉक्टर के लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। परंतु उनके जाने के बाद शीला जी बेहद अकेली हो गई थी। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसा लगता था मानो घर काटने को दौड़ रहा हो। शीला जी अपना खाना खुद ही पकाती थी। घर की साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया था। अचानक शीला जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है, जितेश अभी तक चेक इन करके आया नहीं। घड़ी पर नजर डाली तो लगभग 2 घंटे समय निकल गया था। शीला जी ने चेन्नई जाने वाली फ्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम मेरा नाम शीला शर्मा है, मेरे बेटे का नाम जितेश शर्मा है, हमें चेन्नई जाने वाली फ्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेक इन करने के लिए आया था, पर वह मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। शीला जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देकर बताया, जी हाँ, सौरभ शर्मा नाम का एक यात्री यहाँ आया था जिसने चेक इन किया था, लेकिन चेन्नई की फ्लाइट निकले हुए तो 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है। उस महिला की बातें सुनकर शीला जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। वे बोली, परंतु मैडम उस फ्लाइट से तो मुझे भी चेन्नई जाना था, मुझे लिए बिना फ्लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो संभव नहीं हो सकता मैम, जितनी भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई भी यात्री छूटा नहीं। अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता है तो हमारी तरफ से घोषणा की जाती है। महिला ने कहा तो शीला जी रुआसी आवाज में बोली, तो क्या मेरा बेटा चेन्नई चला गया मुझे लिए बिना? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर कुछ संभल कर उस महिला से बोली, बेटा तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं एक फोन करना चाहती हूँ, अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ। तो काउंटर पर बैठी महिला ने बात करने के लिए उन्हें फोन दिया, लेकिन शीला जी जितेश को फोन लगाते रह गए, परंतु दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। शीला जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी चक्कर खाकर गिर ही पड़ेंगी। शीला जी के पैरों के तले तो मानो जमीन ही खिसक गई। वे अपना सर पकड़कर जमीन पर धम से बैठ गए। सोचने लगी, यह कैसी जालसाजी है? क्या मेरा बेटा इतना कठोर हो सकता है, जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिनों को भी पसीनों में भिगो दिया, अपनी खुशियों को उसका जीवन संवारने पर न्यौछावर कर दिया। वह बेटा अपनी बूढ़ी माँ के साथ। तभी उन्हें अपने पति की कही गई एक बात याद आई। सोचने लगी, वो मुझे हमेशा कहते थे कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, ले देकर जितेश ही हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वह एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 ला कर देती थी। उसकी विदेश में पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने की खातिर न जाने मैंने कितने पापड़ बेले थे, कितने ही लोगों के आगे हाथ पसारे थे। मन में बस अपने बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार थी कि वह किसी तरह विदेश चला जाए। इस बात को लेकर अपने पति के बड़े भाई से भी मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वह कहते थे कि जब सामर्थ्य नहीं है तो विदेश क्यों भेज रही हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। भाई साहब के
इस आचरण से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। उसी दिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मदद के लिए भाई साहब के दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगी। तभी से हमारे बीच भी कटुता आ गई थी, परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। जिस बेटी के कारण मैंने भाई साहब और जेठानी जी से भी संबंध तोड़ लिया था, आज वही बेटा मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय मुझे उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तभी सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज सुनकर शीला जी का ध्यान टूटा। वो कर्मचारी उनसे पूछने लगा, मैम आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफी समय से यहीं बैठी हुई हैं। बेटा मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रह गया। मुझे तो अपने बेटी के साथ चेन्नई जाना था, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी मैं खुद नहीं जानती। इतना कहकर शीला जी पास रखे बेंच का सहारा लेकर खड़ी हुई। एक बार फिर वह काउंटर पर गई और अपने बेटी को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। अब उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लड़खड़ाते कदमों से और दुखी दिल से वह एयरपोर्ट से बाहर निकल आई और सोचने लगी, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कौन सहारा देगा? अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। फिर अचानक एक विचार आया और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं भाई साहब के पास जाऊं? क्या वह मेरी मदद करेंगे? क्या उन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा? लेकिन अब और कोई चारा भी नहीं है। उनके सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, अपनी मजबूरी बताऊंगी तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चल कर देखती हूँ, यह सोचते हुए बाहर आ गई। भाई साहब का घर पटना एयरपोर्ट से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। सोचते विचारते वो अपने भाई साहब के घर पहुंच गए। डोरबेल की नौकरानी ने दरवाजा खोला और पूछा, किनसे मिलना है? मनोहर भाई साहब है घर में? जी हाँ सर जी तो हैं, पर आप कौन? उनसे कहो कि उनके भाई राम लखन की पत्नी शीला आई है। उसी समय मनोहर जी बाहर आए और शीला जी को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। शीला जी का सब्र का बांध टूट गया और वे फुट फुट कर रोने लगी। मनोहर जी उन्हें अंदर लेकर आए और उनसे इस हालत का कारण पूछे, परंतु शीला जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उनकी आंखों से अविरल आंसू धारा बहती जा रही थी। मनोहर जी ने तुरंत नौकरानी से पानी लाने को कहा। शीला, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह क्यों रोई जा रही हो? और यह क्या हालत बना रखी हो तुमने अपनी? लो पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो। शीला जी ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा पानी पिया और संयत स्वर में बोली, साहब मैं क्या बताऊँ आपको, इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझे छल लिया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा जहाँ चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा। मैं कुछ समझा नहीं। तुम पहेलियां मत बुझाओ। तुम्हारी यह हालत देखकर मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। मनोहर जी ने पूछा तो शीला जी ने सारी घटना उनके सामने बयां कर दी। मनोहर जी गहरी सांस लेते हुए उनके एक एक बात बड़े ध्यान पूर्वक सुने और बोले, यह कैसी विडंबना है। तुमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भाई साहब, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकती। बेहतर होगा कि आप मुझे किसी वृद्ध आश्रम में भेज दे। कहते कहते वह फुट फुट कर रो पड़ी। उनके आंसू उनके अंदर चल रहे तूफान को साफ साफ बयां कर रहे थे। अपने छोटे भाई की पत्नी की यह हालत देखकर आज मनोहर जी का कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर रुआसित स्वर में बोले, यह क्या कह रही हो शीला? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्धाश्रम जाने की बात कर रही है। यह घर तुम्हारा ही है। बेटी साक्षी के शादी करने के बाद जब से तुम्हारी दीदी यह दुनिया छोड़कर चली गई है, उसके बाद तो मैं भी बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। ये तुम्हारा अपना ही घर है। तुम यहाँ आराम से रहो। अपने बड़े भाई समान भाई साहब की बातें सुनकर शीला जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अब भी वह परेशान थी। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि डोरबेल बची। देखा तो मनोहर जी की बेटी साक्षी कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों बाद अपने चाची को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। शिक्षा उनके पास बैठकर उनका हाल चाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनके हालात की जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि जितेश चाची जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है।
अगले दिन सुबह सुबह ही शिक्षा रसोई घर में जाकर नाश्ता बनाने लगी और अपने पिताजी और चाची को स्वादिष्ट नाश्ता परोसा और थोड़ी देर बाद एक अलग कमरे में चली गई। शीला शिक्षक को देखकर सोच रही थी कि बेटे से लाख गुना अच्छी तो बेटियां हैं जो अपने दोनों घरों को संभालती है। तभी शीला जी ने देखा कि शिक्षा मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लास ले रही थी। उसे ऑनलाइन क्लास लेते देखकर शीला जी के मन में कुछ ख्याल आया और जब शिक्षा बाहर आई तो उन्होंने शिक्षा से कहा, बेटी एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लास ले सकती हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊँ। उनकी बात सुनकर शिक्षा बोली, क्यों नहीं चाची जी, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और अगर आप पढ़ाना चाहती है तो ऑनलाइन क्लासेस एक अच्छा विकल्प है। यह काम करने के लिए ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही स्कूल की तरह घंटों खड़े रहकर पढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत से बच्चों को पढ़ा सकती है और वैसे भी आप तो अंग्रेजी विषय की बहुत अच्छी अध्यापिका रह चुकी है। मैं आपके इस काम में मदद कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए शिक्षा ने शीला जी का ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्त कर लिया गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक वो अपने फोन से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती और अपना खर्चा खुद ही निकाल लेती थी। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। वह पहले से ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगी थी। परंतु शीला जी गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा और इस काम में भी उनकी मदद शिक्षा ने की। शिक्षा की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली जहां उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। अंग्रेजी विषय के अलावा अन्य विषयों की कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर लिए। उनके कोचिंग सेंटर में फीस कोई ज्यादा नहीं थी और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते वो फ्री भी पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। शीला जी के सराहनीय कदम को देखते हुए अब उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करवा दी। एक ही साल में उनका कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जितेश ने जो धोखा अपने माँ के साथ किया था, फिर उस धोखे का फल से वह कैसे बच सकता था? अपना नया बिजनेस करने के लिए उसने अपनी माँ के सारे पैसे धोखाधड़ी से हथियार लिए थे और बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी थी। पर माँ को धोखा देकर जो बिजनेस किया जाए वो सफल कहाँ होता है। जितेश का भी बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसे अच्छा खासा नुकसान हो गया और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर बिना पैसे कितने दिन तक चेन्नई में रह सकता था? जो थोड़े बहुत बचे हुए पैसे थे उनसे अपना टिकट का इंतजाम करके वे लोग पटना वापस आ गए। पटना लौटकर जितेश अपने पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा और नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई बड़ी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी और छोटी नौकरी उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वाले भी आखिरकार बेरोजगार दामाद को कितने दिन इज्जत देते। अब उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा है। जिस ससुराल में आने पर उसे हमेशा सम्मान दिया जाता था, अब उसी घर में उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी। वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या? उसके खुद के कर्म अब उसके सामने आ रहे थे। एक दिन जब उसने पढ़ने के लिए अखबार उठाया, अखबार में खबर के साथ अपनी माँ की एक फोटो देखकर वह हैरान रह गया। अखबार में लिखा था, अक्सर मेहनत करने वाले परेशानियों से नहीं डरते, बल्कि अपने दम पर मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेहनत करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल है श्रीमती शीला शर्मा जी, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के शिक्षक को पुनर्जीवित किया और आज के बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की। वे इस समाज के उन महान शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जिम्मा उठाया। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाने वाला है। पढ़कर जितेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपनी जिस माँ को वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया था, आज वह अपने दम पर इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रही है। अखबार में छपी खबर के साथ साथ उनके कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। फिर क्या था, जितेश मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने माँ से मिलने दौड़ा चला आया।
पहुंचकर देखा तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर वे दोनों तो बस देखते ही रह गए। जब वे दोनों अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि उन्हें शीला जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बिठाकर शीला जी को बुलाने चला गया। जैसे ही शीला जी अपने ऑफिस में आई तो उन्हें देखकर हैरान था। उसकी माँ, जिनके चेहरे से कभी लाचारी और बेबसी झलकती थी, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी। जैसे ही शीला जी अपने ऑफिस में आई तो उनके आते ही उनका बेटा उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। शीला जी अपने बेटे जितेश को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गई। तभी जितेश बोला, मम्मा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने धोखे से आपका घर बेचकर आपको अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी सजा मुझे ईश्वर ने दे दी है। आप नहीं जानती मम्मा, मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। हम लोग बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब मुझे आपका ही सहारा है। अपने बेटी की बात सुनकर शीला जी बोली, बेटा तुम शायद भूल गए थे कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। जहाँ तक की बात रही मेरे माफ करने की, तो लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुमने एक बूढ़ी माँ के विश्वास को तोड़ा, यहाँ के लिए मरने के लिए छोड़कर चले गए। जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो सोच लेती कि बूढ़ी माँ कहाँ रहेगी, क्या खाएगी। अरे नालायक, एक तरफ तुम हो और एक तरफ मनोहर भैया की बेटी शिक्षा है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का भी अच्छे से ख्याल रखती है और साथ साथ अपना ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, मामा अब छोड़िए बीती बातों को, जो हो गया सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं। आप ही बताइए हम कैसे गुजारा करें। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपने पोता और पोती के बारे में सोचिए। तभी जितेश अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, मम्मा अगर आप हमारी कुछ मदद कर दे तो। शीला जी ने स्पष्ट रूप से कहा, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुकी हूँ। अब इस उम्र में इससे ज्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। एक बात कान खोलकर सुन लो, जो भी पैसा मैं कमाती हूँ अपने दम पर कमाती हूँ। उस पैसों में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकती हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद से पैसा कमाओ और अपनी जिंदगी कैसे जीनी है वो खुद देख लो, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी मत आना। मेरी क्लास लेने का समय हो रहा है, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जाती हूँ। दोनों बेटा बहू अपनी माँ की ओर हैरानी से देखने लगे। वे दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही शीला जी उठकर अपनी क्लास लेने चली गई। बेटा और बहू दोनों मुंह लटकाए वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आपको, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे। बाय बाय।